बेहद शुक्रिया कैफ़ी को, आनंद को। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मंच मेरा दूसरा घर है और ये घर देने के लिए पहचान स्टूडियो का शुक्रिया, क्योंकि शुरुआत यहीं से की थी और लगभग 1 बरस हो गए हैं कविता और कहानियाँ कहते हुए। बहुत प्यार मिला और बहुत उम्मीद मिली। मैं उम्मीदों वाली लड़की हूँ, खुली आँखों से सपने देखती हूँ। और आज मदर्स डे है। माँ के हिस्से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कहानियाँ भी हैं, कविताएँ भी हैं। कल एक कहानी पढ़ी थी माँ का मायका, सोचा उसे ही पढ़ूँगी। लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि माँ की गढ़ी हुई कहानी मैं खुद हूँ, उन पर क्या ही कहानी कह दें, क्या ही कविता कह दें। हाँ, मोस्टली यही होता है। तो अभी और फिर ये भी मैं बोलूँगी कि मंच को अगर मैं दूसरा घर बोलती हूँ, तो मंच मेरा मायका है। कविता और कहानियाँ मुझे हमेशा अपनी सहेली लगती हैं, क्योंकि मुझे बेझिझक इनके साथ मैं सब कुछ साझा कर देती हूँ, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ही बताया था कि क्रिस्टल हीलर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, लोगों को रेमेडीज़ देती हूँ, लेकिन मेरे मन में भी कुछ अटकता है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी रील्स आती हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती है। ये कविता जो मैं अभी आपके सामने साझा करने जा रही हूँ, महीने भर पहले लिखी थी। तो कुछ दृश्य मेरे सामने आए थे और मैं खुद को ना रोक नहीं पाई लिखने से। तो मेरी जो कविता है, कविता का शीर्षक है लड़ती हुई कविता। कल दोपहर मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कि इस तपती दोपहर में कौन होगा। सामने एक कविता खड़ी थी, खुद को लिहाफ में लपेटे हुए। मैंने उससे पूछा कि इस तपती धूप में तुम खुद को लिहाफ से क्यों ढक रही हो? ये इस दुनिया की नज़र से तुम चोरों की तरह क्यों बच रही हो? मैं सच कहती हूँ, कविता फफक कर रो पड़ी। उसके बदन पर थी सैकड़ों निशानों की लड़ी। मैंने उसे गोद में उठाना चाहा, उसे समेटना चाहा, पर मैंने कविता को जैसे ही अपने हाथ में उठाया, उस कविता के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ टुकड़े मेरे हाथ में आए, कुछ टुकड़े न जाने किस गली में खो गए। कुछ टुकड़े धूप में जल गए, कुछ टुकड़े मेरे हाथों में आते ही पिघल गए। एक टुकड़ा किसी बेटी का किस्सा था, उसमें उसके बाबा के नाम उसका आखिरी खत था। किसी मर्द के बयान का भी एक टुकड़ा था, पूरी मर्द जात की बेबसी का दुखड़ा था। न जाने कितने इल्जामात आए इनकी झोली में थे, मौत के बेबस किस्से ही इनकी बोली में थे। एक टुकड़ा इतनी बुरी तरीके से जला हुआ था कि जैसे ही मैंने उसे हाथ में उठाने की कोशिश की, बस राख भर आई थी मेरी मुट्ठी में। ऐनक लगाकर ध्यान से पढ़ने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो किसी कलाकार का दूसरा घर, यानी उसका मंच था। एक टुकड़ा इतने टुकड़ों में, इतने टुकड़ों में, इतने टुकड़ों में बटा था कि उस टुकड़े को उठाना असंभव था। मैंने जब ध्यान से उसे उठाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि उस टुकड़े में एक सूटकेस था और उस सूटकेस के अंदर एक नन्ही सी बच्ची का शव था। एक और टुकड़ा था। जब मैंने उसे समेटने की कोशिश की तो मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे चारों तरफ से कोई जंगली बेल मुझे जकड़ती जा रही है। मुझे सुनाई देने लगी सैकड़ों पक्षियों और जानवरों की आवाजें। शायद किसी का जंगल उजाड़ा जा रहा था। फिर से किसी बेबस के सर से उसकी छत का सहारा जा रहा था। मैं डर गई, मैं कांप गई, मैं चीख पड़ी कि ये कैसी कविताएं हैं, ये कैसी कविताएं हैं, ये सब मेरा भ्रम है या फिर ये सच्ची व्यथाएं। मैंने उस कविता को झकझोर कर उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही अधमरी हो गई थी। सबको जगाते जगाते वो कविता खुद ही सो गई थी। उसने मुझे बताया कि उसका घर यानी उसका मंच तोड़ा गया था। वो घटना आप लोगों को याद है। उसने मुझे बताया
कि उसका घर यानी उसका मंच तोड़ा गया था, जहाँ से क्रांति का पहला बीज बोया गया था। जिस जगह से उम्मीद की रोशनी उगती थी, आजकल वहाँ पर चारों तरफ फैली काली स्याही है, बेखौफ सी पसरी वहाँ पर तन्हाई। उस कविता ने कहा कि अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि लड़ाई अब कुर्सी पाने की नहीं, लड़ाई अब कुर्सी तोड़ने की है। सब बाजारू हैं, बिक चुके हैं और मैं नहीं बिक रही हूँ, सो इनकी पूरी तैयारी मेरी गर्दन मरोड़ने की। और उसने बताया कि तुम देख रही हो ना मेरी ये जो कलम है, मेरी ये कलम, और वो कविता अपनी बात भी नहीं पूरी कर सकी, कलम उसके हाथों से गिर गई। और उस कविता ने वहीं मेरी गोद में अपना दम तोड़ दिया। आज फिर एक और कला ने इस दुनिया से अपना रुख मोड़ दिया। मेरा दिल किया कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, सबको बुलाऊं और पकड़ूं इनके गिरेबान और पूछूं इनसे सवाल कि ये कैसा कला प्रेम है, ये कैसा कला प्रेम है। क्या मंच पर वही पढ़ा जाएगा जो पहले से फ्रेम है? क्या बात। पर मैं जानती थी कि ये सब बाजार के हाथों बिक चुके हैं। इनके हाथ नोटों की गर्माहट से सीख चुके हैं। वो सफ़ेद पोशाक वाले मदारी हैं और हम सब उनके बंदर बन चुके हैं। सो मैंने चुपचाप अपने बेबस हाथों से उस कविता को अपनी गोद में उठाया और अपने घर के आंगन में दफन कर दिया और उस पर लगा दिया उम्मीदों का एक नन्हा सा पौधा। मेरे घर में किताबों का एक कमरा है और उस कमरे में एक खिड़की है और उस खिड़की से वो आंगन मुझे साफ साफ दिखता है। मैं हर रोज़ अपने उस कमरे में बैठकर पन्ने पर कुछ उकेरती हूँ, कुछ मिटाती हूँ, कुछ उकेरती हूँ, कुछ मिटाती हूँ, कुछ उकेरती हूँ, कुछ मिटाती हूँ। शायद मैं खुद से उस कविता को ना बचा पाने के जवाब पूछती। आज मैं फिर से उसी कमरे में बैठी हूँ और पन्ने पर कुछ उकेर रही हूँ, शायद कोई नई कविता। इस कविता में फिर से हमारे हुक्मरान, हमारी सरकार किसी का घरौंदा तोड़ रही है और इन सब के बीच एक उम्मीदों से भरी नन्ही सी बच्ची अपनी किताबें बचाने की खातिर दौड़ रही है। और वो बच्ची सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची नहीं है, वो एक जीती जागती कविता है जिसने तय कर लिया है कि अब वो किसी की गोद में दम नहीं तोड़ेगी। वो चीखेगी, वो जलेगी, वो लिखेगी, वो उम्मीदों की मिट्टी में फिर से नए बीज बोएगी। क्योंकि कविताएं नहीं मरती हैं, कविताएं यूं ही नहीं मरती है, कविताएं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ती हैं। जी हाँ, कविताएं नहीं मरती हैं, कविताएं एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक सांस लेती रहती हैं।